ये एफआईआई का मसला समझाइए, मतलब बिकवाली इनकी चल ही रही थी, चल ही रही थी, चल ही रही थी, और फिर अ, इस युद्ध के बहाने इन्होंने अपनी बिकवाली और तेज कर दी। क्या कोई लिमिट है या बस बेचते जाना है इनको? नहीं, एफआईआई का तो यील्ड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ना यूएस का, तो वो फंड मूवमेंट तो हो ही रहा है इसके कारण से। और हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ा वल्नरेबल क्या हो गया है, रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई है, तो उनके रिटर्न वैसे भी डेंट होने वाले हैं। तो सिचुएशन ऐसा है कि हमारे ग्रोथ पे क्वेश्चन आ सकता है, फॉरेक्स फ्रंट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये उनको वहाँ पे यील्ड अब 4.5%, 4.4 के रेंज में मिलने लगा है, तो इसलिए मूवमेंट थोड़ा सा और तेज बढ़ा दिया है। हमारा जिस तरह से Q3 का ग्रोथ था और जिस तरह से Q4 का एक्सपेक्टेड था, अगर वो नंबर दिख जाता एफ कम से कम सेल करना तो बंद कर देते थे, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे, और मान लेते हैं कि अगले फाइनेंशियल में जो 17-18% ईपीएस ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था वो नहीं भी होता, 15-13% भी हो जाए, तो भी एफ कम से कम बेचेंगे नहीं। लेकिन अब अभी सिचुएशन तो अनसर्टेन है, क्योंकि अगर और 10-15 दिन इसी तरह से हाल रहा और टैंकर्स आने शुरू नहीं हुए, फिर तो भगवान ही बचाए, बिकॉज क्या बंद होगा क्या बंद नहीं होगा कोई नहीं जानता। जी। तो जब आपने बॉन्ड यील्ड का ज़िक्र छेड़ा ही है, तो 4.44 पर है। अ, यहाँ से और कितना दिखता है? राजीव जी, ये टोटल डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लिंक करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज जिस तरह से ये यील्ड निकल चुका है ना, ये यील्ड बहुत खतरनाक तरीके से आपका 4.6, 4.8 ये रेंज में जाने के लिए निकल गया है। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप ब्लिंक नहीं करेंगे, अब ये या तो डोनाल्ड ट्रंप को ब्लिंक कराए या डोनाल्ड ट्रंप ब्लिंक करें तो ये नीचे आए, ये दोनों में से कुछ होना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन बहुत डायर होती जा रही है। जी। लेकिन क्या बॉन्ड यील्ड का इतना बढ़ना, खुद अमेरिका इससे कंफर्टेबल होगा? यही तो कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तो डर लगेगा। देखिए अब इसका लिंकेज समझ लेते हैं, बिकॉज सब रिटेल यहाँ पे है। तो है क्या कि यूएस का डेट था करीब $38 ट्रिलियन, जो कि बढ़ के हो गया 39, और जितना वॉर में वो खर्चा कर रहे हैं आप समझें कि $40 ट्रिलियन बढ़ के हो जाएगा। अब क्या है, डेट रोल होता है, नया डेट लेते हैं, अभी $220 बिलियन कितना मांगने गए हैं कांग्रेस के पास। तो जो अगर रेट बढ़ता जाता है तो जो नया डेट का फिनेंस या डेट का रीफिनेंस जो होता है वो नए रेट पे होता है, और डेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और इसलिए आप नया डेट जो लेते हैं उसमें आधे पैसे बर्बाद हो जाते हैं डेट को सर्विस करने के लिए, एंड दैट इज अ बिगर रिस्क। तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को परेशान जबरदस्त करनी चाहिए, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $40 ट्रिलियन का डेट एट द सेम टाइम, कॉस्ट ऑफ डेट ऑन अ राइजिंग ट्रेंड। तो उनको रोकने के लिए ये चीज तो है, बट इंसान इंसान अगर थोड़ा अपने सेंसेस में रहे तो करे ना। अगर इंसान पागल ही हो जाए तो फिर उसको क्या समझ में आएगा, और लास्ट टर्म है तो क्या फर्क पड़ता है, अपना पैसा बन जाए। देख रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे कर ही रहे हैं ना लोग। जी। तो डॉलर इंडेक्स भी इनका 100 के आसपास अभी चल रहा है। हालाँकि जितना बॉन्ड यील्ड में हमें अचानक एक मूव देखने को मिला है, वैसा डॉलर इंडेक्स में नहीं है। डॉलर इंडेक्स तुलनात्मक रूप से शांत है। हालाँकि वो पहले ही बढ़ चुका है 95 के आसपास से। बढ़ तो चुका है, मैंने 102 पे मार्कर लगा के रखा हुआ भी है, और 102 के पास ही रखूंगा। कभी थोड़ा बहुत ब्लिप हुआ भी तो भी वहां से घबराने की जरूरत तो मुझे नहीं लगती है फिलहाल। लेकिन डॉलर इंडेक्स का भी सिचुएशन कुछ ऐसा बहुत कंफर्टेबल नहीं माना जाएगा। इसको भी वैसे ही समझें कि जैसा एक समय में सोने चांदी में बनता था, वैसा डॉलर इंडेक्स में भी बन के पड़ा हुआ है। बट 102 के पास ही फिर से इवैल्यूएट करेंगे। एट द सेम टाइम डॉलर इंडेक्स को राइजिंग ट्रेंड में ही माना जाए। बाकी शार्प प्राइस 102 के ऊपर में असेस करेंगे, उसके पहले ज़्यादा नहीं करेंगे। और डाउन ट्रेंड जिसको भी असेस करना है
वो अब 98.5 के नीचे असेस करेंगे। ओके, तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल तेजी के दौर में ही समझा जाए, तो वैसे में रुपए पर क्या अभी दबाव और बढ़ता हुआ दिखेगा, और क्या ये चीज़ जो है वो एफआईआईज़ के नज़रिए से मतलब ये मतलब विशेष सर्किल की तरह से काम करेगा कि चूँकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसलिए एफआईआईज़ को और ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है कि आप यहाँ से जल्दी निकल जाएँ। और या क कहें कि उनके लिए कंपल्सन आता है और उनके निकलने से रुपया और कमज़ोर होता है। देखिए, रुपया तो जो जेन्युइनली कमज़ोर हो रहा है, बिकॉज़ जो कह रहे हैं कि जो इंडियन क्रूड बास्केट है वो तो $150 का पहुँच चुका है। तो हमारे पॉकेट में होल तो बहुत बड़ा कर रहा है ना वो। ब्रेंट के हिसाब से कह रहे हैं, ब्रेंट मत देखो, वो तो ट्रेडिंग प्राइस है। बट जिस प्राइस पे अभी वैसा होता है ना कि देखिए, जब कोविड हुआ था, जब कोविड शुरू हुआ था, तो उस समय आप देखते थे कि ₹5 का जो मास्क मिलना चाहिए वो भी ₹50 या ₹100 में मिलने लगा था, है ना? तो सेम चीज़ ये भी कर रहे हैं अभी लोग, जो भी तेल बेचने वाले कंट्रीज़ हैं, अब जो चीज़ उनको $100 में बेचनी थी, टैंकर घूम रहा है वहाँ पे, बोलते हैं कोई 150 में दे दूँगा, कोई बोलता है 160 में, तो बोलते हैं कम से कम दे दो। अभी तेल चाहिए, कितने दाम पे चाहिए वो नहीं देख रहे हैं, तो वो पॉकेट में होल बहुत ज़बरदस्त क्रिएट कर रहा है, इसलिए रूपी इतना डेप्रिशिएट कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन है कि रूपी 100 जाएगा कि 90 जाएगा, ये टोटल डिपेंड करता है कि हॉर्मज़ खुलता है कि नहीं खुलता है। नहीं खुलेगा, हमारी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। जी, ये तो है, दिक्कत है। तो क्या वैसे में मतलब ये खतरा मंडरा रहा है कि 3 अंकों में भी हम देखें डॉलर का भाव रुपए में? ये ना राजीव, इसका जवाब मैं और आप ढूँढ ही नहीं सकते, बिकॉज़ पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, ओवरनाइट स्टेटमेंट आ जाएगा कि हो गया सब ठीक, कहीं सीज़ फायर हो गया, या एक बड़ा वॉर एस्केलेट हो गया और उसमें फिर सारे कंट्रीज़ आके पहुँच जाए कि नहीं भई ऐसा मत करो, कुछ नेगोशिएट हो गया, ओवरनाइट खबर आ गई कि नहीं भई हॉर्मज़ चलेगा, बाकी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये ऐसा सी चीज़ है कि इसमें कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ देखा ना आपने, अभी बात हो रही थी कि कल सुबह हमारे समय के हिसाब से या यूएस के टाइम के हिसाब से शाम में उनका पावर प्लांट उड़ाना है। पावर प्लांट उड़ाने की जगह उन्होंने बोल दिया हमने हमला रोक दिया। तो अब ऐसी चीज़ों में क्या बोलने से कोई फ़ायदा है जिसका हम जिसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम तो स्टेटमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इवेंट तो छोड़ ही दीजिए। तो बस जिस दिन भी हो जाए वो ठीक है, बट ये क्या नॉर्मल कोर्स में ₹95 हो सकता था? वो तो मज़ाक की बात है, सवाल ही नहीं है। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड करेंसी है। बट हमारे पास सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है। लेकिन हाँ, क्या ये ठीक होगा? तो ऐसा ही रहेगा। ऑयल जिस तरह से 150 का बास्केट है, वैसे ही आपका 80 का बास्केट भी होगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। सबको लगता है, जब कोविड आया तो लगता था तो वर्ल्ड खत्म, जब रशिया यूक्रेन हुआ तो हो गया कि वर्ल्ड वार, अब ये भी तो है कि ऑयल वर्ल्ड वार, सब कोई अलग अलग नाम देते हैं, तो जो होता है वो तो खैर उस सिचुएशन में फियर फैक्टर होता ही है। बट आई थिंक इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ फाइनली लोग बढ़ेंगे। फिलहाल ऐसा है कि यूएस अपने स्वार्थ के लिए पूरे गल्फ पे अटैक करता आया है, इराक डाल लीजिए, कुवैत डाल लीजिए, जिसमें जिसमें नाम उठा लीजिए, सब पे अटैक करता आया है यूएस, और सबसे तेल, सब जगह तेल जाके कब्जा करता आया है। यही उसका मकसद है कि हर जगह अटैक करेगा। ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड आप लंबे समय से देख रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमेशा बीच में जा जाके कहीं पे अटैक करता ही करता है। दैट इज यूएस, दैट इज यूएस। और हम बोलते हैं कितने कल्चर्ड है लोग, कोई कल्चर ही नहीं है उनका, एकदम नहीं है कल्चर उनका। जी। तो वैसे में अगर ये एफआईआई की बिकवाली इसी तरह से चलती रही, तेल पर बहुत राहत नहीं मिली और अ, ये अनिश्चितता बनी रही, हालाँकि ये आशा हमेशा रहेगी कि भई पता नहीं किसी दिन कोई एक स्टेटमेंट आ जाए कि भई हॉर्मुज़ खुल गया, तो या युद्ध रुक गया या ट्रम्प साहब ने अपनी जीत की अंतिम घोषणा कर दी। कुछ भी हो जाए, तो तब तक क्या एफआईआई बिकवाली करते ही रहेंगे या फिर ट्रम्प साहब जीत जाएँ या ना जीतें, जीतने की घोषणा करके झूठी निकल जाएँ, जो करना है करें, लेकिन लड़ना बंद कर दें, तो क्या उससे एफआईआई की बिकवाली बंद हो जाएगी या
एक आफ्टर इफेक्ट के रूप में वो आगे और भी चलती रह सकती है? एफआईआई की बिकवाली का उससे कोई लेना देना नहीं है। एफआईआई की बिकवाली तभी रुकेगी जब भी हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स जो हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे, और एक ये आशा आ जाएगी कि अब कॉरपोरेट इंडिया का ईपीएस ग्रोथ के तरफ बढ़ रहा है, जो कि 6-7 क्वार्टर से रुक गया था। 6 क्वार्टर तो 7 क्वार्टर से रुक गया है। वही चीज है जो एफआईआई के सेलिंग को रोकेगा, बाकी सब कहानी और कुछ नहीं रोकेगा। तो अप्रैल तिमाही मतलब अप्रैल में जो नतीजे आने शुरू होंगे, जनवरी से मार्च तिमाही के नतीजे, आप संकेत दे रहे हैं और वो दिख भी रहा है कि ये मतलब जो उम्मीद बनी थी वो मिट चुकी है और ये कमज़ोर तिमाही रहेगी। तो वो तिमाही दर तिमाही इम्प्रूवमेंट हमें अप्रैल में नहीं दिखने वाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एफआईआई बिकवाली अगले 3 महीनों तक ऐसे ही चलती रहेगी? मे नॉट बी राजू जी, बिकॉज वो तो प्राइस में रहेगा ना, इसीलिए तो बेच रहे हैं ना कि आपका ये क्वार्टर भी गया। वो थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, लेकिन उसके कारण निफ्टी 22,000 20,000 उसके कारण होगा ऐसा तो नहीं है। वो ये है कि एफ हर राइज को यूज करेंगे बेचने के लिए, तो अपसाइड कैप हो जाएगा। और फिर जो चीज हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्च क्वार्टर रिजल्ट दैट इज अप्रैल से, जो मेरा अंदाजा था कि मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा, अब उसके लिए शायद हमको जून क्वार्टर यानी जून क्वार्टर रिजल्ट का वेट करना होगा, तो जुलाई से असेसमेंट करना होगा, प्रोवाइडेड कि ये डैमेज 10-15 दिन के अंदर रुक जाए। क्योंकि अगर डैमेज नहीं रुकेगा तो फिर जैसे अभी हम रो रहे हैं मार्च क्वार्टर के लिए, फिर हम रोएंगे जून क्वार्टर के लिए। जी। तो यहाँ पर आपके सामने दिक्कतें तो और भी आने वाली हैं ना कि अभी सरकार ने कम से कम घरेलू बाज़ार में पेट्रोल डीज़ल की कीमतें ना भागें, इसके लिए 10-10 रुपए पेट्रोल डीज़ल पे एक्साइज़ ड्यूटी काट दी एक झटके में। एक बड़ा हिट लगेगा सरकारी खजाने को इससे। और उसके बाद भी अभी क्या समस्या इतने से सुलझ जाएगी? शायद नहीं। तो फिर वही जो यूपीए के समय हम देखते थे कि भई क्रॉस सब्सिडाइज़ेशन करो, ओएनजीसी का मुनाफ़ा काट करके फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को थोड़ा-सा दो या कुछ और क्रिएटिव तरीके से जिन रचनात्मक चीज़ों के लिए यूपीए की आलोचना होती थी, वो रचनात्मक उपाय शायद फिर यहाँ एक बार फिर से हम होता हुआ देखने लगे। तो एक वो असर है, आपका करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो है वो रुपए की कमज़ोरी के चलते बढ़ेगा ही। तो आपके सामने जो एक फ़िस्कल सिचुएशन है, वो मतलब 10 दिनों में अगर लड़ाई रुक जाए तो क्या कंट्रोल में आ जाएगी? देखिए, हमारा फिजिकल सिचुएशन पहले से अच्छा ही है और वो हमारे फेवर में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर हम 4.5 4.4 की तरफ बढ़ रहे थे परसेंट, फिजिकल डेफिसिट की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो हमारे लिए एक ऐसे सिचुएशन में हमको ला के रखता है कि हमारे पास थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब करने का रूम बना देता है। तो वो फिजिकल डिसिप्लिन आज इस अनसर्टेनिटी में काम आने वाला है हमको। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस डैमेज का कितना बड़ा डैमेज है ये अंदाजा कोई लगा नहीं पा रहा है और लगा सकता भी नहीं है। रही बात जो आपने बोला पेट्रोल प्राइसेस में थोड़ा सपोर्ट देने की, वो कुछ 4-5 स्टेट में इलेक्शंस हैं, अब उसके बाद रहेगा वो सपोर्ट कि नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है ना। तब तक तो चलिए मान लेते हैं कि पेट्रोल बंक पे प्राइसेस कंट्रोल्ड रहेंगे। वैसे प्रीमियम के तो बढ़ गए हैं, जो 95 ऑक्टेन 100 ऑक्टेन है वो सब तो बढ़ गया है, लेकिन जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल है वही बचा हुआ है। वो इलेक्शन के बाद बचा रहेगा कि वो भी छूट जाएगा, कौन जानता है। जी। तो यहाँ पर जो हमारे सामने एफआईआई वाली चर्चा है, उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि डीआईए तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं ना, और कई बार हम देखते हैं कि उनकी खरीदारी जो है वो एफआईआई की बिकवाली से ज़्यादा बड़ी रहती है। फिर भी बाज़ार गिरता हुआ दिखता है। तो ऐसा क्या होता है कि मतलब क्या एफआईआई का जो डॉलर है, वो कन्वर्जन के बाद भी आखिर बाज़ार में तो उनको रुपए में ही खरीदना-बेचना पड़ता है। लेकिन क्या उस कन्वर्जन के बाद भी उनका डॉलर हमारे डीआईए के रुपए से ज़्यादा मजबूत रहता है? देखिए, अभी लास्ट डेटा आपने एफआई का देखा होगा। नॉर्मली होता ये था कि एफआई बेच रहे थे और डीआई उससे ज़्यादा खरीद रहे थे। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एफआई 5 साढ़े 5 हज़ार करोड़ का बेच रहे थे और कुछ डीआईए ने 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ का ही खरीदा है।
तो इनका भी जो क्या बोलते हैं ड्राई पाउडर बोलते हैं ना सब, वो भी जा रहा है। तो तो वो एक शुक्रवार की जो गिरावट है वो सीधा सीधा इस एक कारण से है। उसमें हाँ सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन ये भी इतना ही मुझे लगता है राजीव जी कि अगर म्यूचुअल फंड्स यानी डीआईआईज एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो एफआईआई सेलिंग भी थोड़ा कंट्रोल्ड ही करेंगे, बिकॉज उनको भी प्राइस डैमेज यहाँ से ज़्यादा करने में कोई आनंद नहीं आएगा, उनका भी तो इम्पैक्ट कॉस्ट जाएगा ना। तो अगला महीना अब मंडे, मंडे एक ही दिन का मार्केट है, ये खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे तो जी। छुट्टी है। तो मंडे कितना संभलेगा नहीं मालूम है, क्योंकि यूएस तो खराब ही बंद हुआ है। तो एक हाइपोथेटिकल सवाल कि अगर मतलब एफआईआई ये सोच लें कि नहीं भाई, जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें अपटिक दिखना नहीं शुरू होगा ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तिमाही दर तिमाही वापस स्थितियां सुधरती हुई नहीं दिखेंगे, तब तक हम बेचते ही रहेंगे, अगले 3 महीने अगले 4 महीने ये बेचते ही रहेगा इस चक्कर में। तो क्या मतलब फिर वैसी स्थिति में बाजार को किन स्तरों पे देखते हैं आप, ये लड़ाई चलती रहे या रुक जाए? देखिए राजीव, बाजार सबसे पहले तो बहुत ही ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो यहाँ से अगर कुछ होना है तो वो शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे होना है, और उस शॉर्ट कवरिंग में शॉर्ट कवरिंग बहुत शार्प होती है, तो उसमें भी एफआईएस बेचेंगे ही, उनको तो खरीदने के लिए कंप्लीट क्वार्टरली रिजल्ट का व्यू चाहिए होगा, और क्या टर्न अराउंड होगा कि नहीं होगा वो व्यू चाहिए होगा। लेकिन वो उतना ही बेचेंगे मुझे लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 22,500 निफ्टी घूम गई ना। एज्यूमिंग कि यहाँ से ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन वो नहीं किया जाएगा, डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा, वो लोग अब इससे ज़्यादा बेचेंगे नहीं, या उतना ही बेचेंगे जितना म्यूचुअल फंड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्राइस डैमेज वो ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे, तो सप्लाई और डिमांड को वो लोग मैच करना चाहेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। 2-4-5% ऊपर नीचे हो सकता है निफ्टी का, दैट इज़ बिकॉज अगर ये टेंशन और ज़्यादा एस्केलेट होता है तो, बिकॉज ईरान बिल्कुल नहीं सुन रहे, तो वो बेचेंगे, खरीदने का तो नहीं है अभी। और बाकी कमेंटरी जब अप्रैल में शुरू हो जाएगी तो उसके बेसिस पे और असेसमेंट देखा जाएगा कि वो लोग बेच रहे हैं, बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसी कमेंटरी आने लगी, मुझे आशा तो नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर खासकर जो इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं उसमें अगर ऐसा स्टेटमेंट आने लगे कि नहीं भाई, हाँ जब रिजल्ट आ रहा है तब तक इधर में सब ठीक हो गया, रुक गया, तो कह सकते हैं कि नहीं अभी जितना डैमेज होना था हो गया, अब यहाँ से हम रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, 10 दिन तो टाइम है ही रिजल्ट शुरू होने में। और 10 दिन में अगर रुक गया, हार्मोज खुल गया, तब कंपनी का स्टेटमेंट चेंज हो सकता है कि हाँ जो इम्पैक्ट था वहां तक डैमेज हो गया है, अब नया डैमेज नहीं होगा, अब हम रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं रुका ना 10-12 दिन में और रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो उनके कमेंट्री बहुत ही डेंजरस रूप ले सकते हैं, क्योंकि सब एकदम से कुछ कर ही नहीं, प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है सबका। तो अभी एफआईआई बाइंग तो छोड़ दीजिए, सेलिंग रुकने का भी कोई सिचुएशन फिलहाल तो नहीं लगता है। जी। तो मसला वही है ना फिर, सवाल वापस वहीं आता है, एफआईआई सेलिंग नहीं रुकने पे नीचे कहाँ तक? 22,500 आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर एक बार रुका, एक बार सपोर्ट मिला, क्या फिर से मिल जाएगा, या हम कुछ भी लेवल नीचे का देख सकते हैं, 20,000 18,000 कुछ भी हो सकता है? देखिए इसके लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय लेना चाहिए, अगला वीक थोड़ा सा ट्रंकेटेड है, अगले वीक का बिहेवियर हमें मार्केट का स्टडी करना चाहिए, और एफआईआई सेलिंग मान के चलिए कि जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी संकेत नहीं देने लगे बंद होने का, तब तक ये मान के चलिए कि एफआईआई एग्रेसिव सेलिंग मोड में ही रहें। कहने का मतलब ये है कि जब तक 24,000 नहीं निकलता है तब तक यूएस ईरान इसराइल हॉर्मज सिचुएशन पे कोई क्लैरिटी नहीं आएगी।